देखिए, ममता दीदी का पूरी तरह से उनका विश्वास खुद से उठ गया है। आप सोचिए, ये बात कहने का मतलब कि उनको पहले से अपने जो कैंडिडेट हैं वो बिकाऊ लगने लगे हैं क्या? ये बात कही क्यों जाती है? अब जहाँ लिखा होता है यहाँ शराब पीना मना है, इसका मतलब कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ममता दीदी इस चुनाव में अच्छी तरह समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रही है, इसीलिए कभी बनारस चुनाव लड़ने की बात करती है, कभी अपने ही कैंडिडेट के ऊपर इतना बड़ा अपमानजनक उन्होंने जो प्रश्न किया। ये प्रश्न कहाँ से उठा कि वो लोग बिक सकते हैं? हम कभी नहीं कहेंगे। और टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं, अगर उनको दीदी समझती है कि उनमें कहीं से भी बिकने की गुंजाइश है, तो वो कैंडिडेट ही सोच ले कि उनकी नेता अब उनको क्या समझती है। समस्या यही है कि वो अपने भतीजे के अलावे और किसी पे विश्वास नहीं करती है, उसका विश्वास हिल चुका है। ममता बनर्जी तो सेना के पराक्रम पर भी सवाल चिन्ह खड़ा करती है। ये बोलती है कि जैसे चुनाव आते हैं उस वक्त टेररिस्ट अटैक, इस टाइप के अटैक क्यों होने लग जाते हैं? हमें ऐसे राजनेताओं के ऐसे स्टेटमेंट पे देश को घिन आता है। पश्चिम बंगाल के लोग ऐसी बातें सुन करके शर्मसार हो जाते हैं। दीदी को मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। दीदी, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन आप अपने इमेज को ऐसा मत बिगाड़ो कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद पश्चिम बंगाल भी आपको बिठा न सके कहीं अपने घर। चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, लेकिन आप इस तरह से सेना के ऊपर सवाल उठा करके बहुत ही देश के प्रति अपना गलत नजरिया प्रस्तुत कर रही है। सारे पैतरे खत्म कर दिए गए। सारे बंगला में जैसे दिखाया गया है, कोयला पचान चल रहा है, इसी तरह आज भी दिखाया बांग्लादेश से आदमी आता है वोट के लिए। देखो, ऐसा पता चल चुका है कि बांग्लादेश के लोगों को यहाँ का वोटर बनाया गया है, गलत वोटर बनाया गया है। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग बिल्कुल सतर्क है और ऐसी सभी गतिविधियों पे जो चुनाव आयोग की टाइट व्यवस्था हुई है, उसी से दीदी बहुत गुस्से में दिख रही है। कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हो जाती है दादा, इस पर क्या कहेंगे? देखो, जब आप 10 साल शासन करने के बाद अगर आप लगातार गलत को सहारा देते हो, आप अपने प्रदेश के लोगों के खिलाफ खड़े होते हो, उनके विकास में दीवार बन जाते हो, तब यही होता है और आपके करीबी लोग भी आपके रिकॉर्डिंग को लीक कर देते हैं। देखने को मिला कि चुनाव आयोग की ये व्यवस्था है कि जिस क्षेत्र में आचार संहिता लगी हुई है, उस आचार संहिता के तहत कार्य करें। तो जहां चुनाव होता है वहीं पे आप प्रचार नहीं कर सकते, और क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है तो दीदी को भी प्रचार करना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग की व्यवस्था है। ये स्पष्ट है कि जब चुनाव हारने लगता है कोई व्यक्ति ना, तो उसको सब कुछ उल्टा ही लगता है। वही स्थिति दीदी की है। ममता बनर्जी बोलते हैं मुझे 2 सिंडिकेट दिखते हैं, एक मोदी जी और एक अमित शाह जी, इन दोनों को सिंडिकेट बोला है दीदी द्वारा। क्या बोलेंगे आप इस पे? जबकि कॉल रिकॉर्डिंग में तो पता जो देश के लिए विकास का गेट है, वो दीदी के लिए सिंडिकेट है। और जो दीदी जहां उसके सभी लोगों के हिसाब से पश्चिम बंगाल के माँ माटी मानूस को चलाना चाहिए था, वहां सिंडिकेट चलाती हैं। पश्चिम बंगाल डिसाइड कर रहा है और 2 मई को सब कुछ आपके समक्ष होगा। देखिए, गंदी राजनीति अगर बोलेंगे तो ये ममता बनर्जी से हम लोग सीख रहे हैं। क्योंकि इसके पहले देखिए सीपीएम भी था हमारे, जब से मैंने होश संभाला मैंने देखा है सीपीएम का यहाँ पे करीब 33 साल तक उन्होंने राज किया। लेकिन गंदगी उनमें भी थी, लेकिन इतना ज़्यादा माने ज़मीनी स्तर पे गंदगी नहीं थी। और ये गंदगी मतलब आप ये सोच सकते हैं इस इंसान से और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब एक प्राइम मिनिस्टर जब बुलाते हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेके मीटिंग, तो ये ममता बनर्जी नहीं जाती हैं। और जब राकेश कुमार को बचाना होता है तो ये दिल्ली पहुंच जाती हैं, तब इनके पास टाइम हो जाता है। राकेश कुमार को
सीबीआई आती है पूछताछ करने के लिए, तो इनको लगता है कि कहीं अरेस्ट कर लेगा तो फिर मैं तो फंस जाऊंगी, तो उसके लिए पुलिस वाले लोग उल्टे सीबीआई को अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ के जो लॉ मिनिस्टर है वो धरना पे बैठ जाती हैं। तो ऐसे इंसान से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? दादा बाहरी बोल रहे, कह रहे हैं यहाँ पे गुंडे लाए गए हैं बाहर से जो यहाँ पर कोविड फैला रहे हैं, मतलब यूपी और बिहार के लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं बीजेपी के, ममता बनर्जी द्वारा बोला जा रहा है, वो यहाँ पर कोरोना वायरस फैला रहे हैं और कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे तो इन्हीं की वजह से बढ़ेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना का जो बात है ये 2020 में हम लोगों ने देखा है कि ममता बनर्जी ने किस तरह से आंकड़ों को छिपाया है। पहले तो मैंने गलत आंकड़ा दिखा रही थी, क्योंकि उस टाइम में मेरे फादर खुद हॉस्पिटलाइज थे, मैं खुद, वो दूसरे मैटर से हॉस्पिटलाइज थे क्योंकि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैं वहाँ पे, और उनको भी मतलब हॉस्पिटल जब लेके गए थे तो उनको वो लोग बोले, सजेस्ट किए थे कोविड के लिए टेस्ट करने के लिए, तो बेलेघाटा जो आपका कोविड सेंटर था वहाँ हम लेके गए थे, रेफ़र किए थे वो लोग। तब वेस्ट बंगाल में ऑल टोटल 8 केसेस थे, और तब से मैं 1.5 महीना तक मैं हॉस्पिटल एवरीडे दौड़ा दौड़ी करता था अपने फादर को लेके। हालांकि मेरे फादर को कोविड नहीं था, वो लोग, उन लोगों ने छोड़ दिया, क्लियर कर दिया, लेकिन उस टाइम में पूरे वेस्ट बंगाल में टोटल 8 पॉजिटिव केस थे। और ममता बनर्जी ने इस तरह से छिपाया कि वो एक समय में जब केंद्र से वहाँ पे लोगों को आना पड़ा और मेडिकल टीम को और रैंडमली चेक करना पड़ा, उसमें भी ये लोग बाधा सृष्टि कर रहे थे। सारा बंगाल देखा है इसको। दादा कितना ज़रूरी है यहाँ पर परिवर्तन आना? परिवर्तन अगर नहीं आएगा, और परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है, अगर परिवर्तन नहीं आया तो ये समझ लीजिए इंडिया का कुछ राज्य, जिसमें से एक बंगाल भी है, जो दूसरी दिशा में चल रहा है। और ये जय बंगला किस दिशा में जा रहा है? ये भारत से अलग नहीं हो जाए, इस चीज़ का डर है, भारत से अलग नहीं हो जाए, क्योंकि जिहादियों के लिए ये ममता पूरा एकदम संरक्षण दे रही हैं। आप कहीं से भी हो, यूपी से हो, बिहार से हो, या किसी भी अन्य क्षेत्र से, भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र से हो, हम लोग बहिरागतों हैं। और वो जो मुस्लिम तोषण के लिए ये बाहर से रोहिंग्या मुसलमान को ले आके यहाँ पे जो चल रहा है, और उन लोगों को इतना संरक्षण दिया जा रहा है। खिदिरपुर में लास्ट कोविड 2020 में जब रैंडम चेक के लिए यहाँ से कुछ मेडिकल टीम जब वहाँ पे गए, उन लोगों ने कुछ स्पेसिफिक माने संख्या लघु जिनको बोला जाता है, वो लोग इन लोगों को अटैक किए। और फिर अटैक करने के बाद अगले दिन ममता बनर्जी जो अटैक किया उसके घर पे सरकार के तरफ से त्राण जिसको बोला जाता है, चावल दाल आटा गेहूं, उसके घर पहुंचा दिया गया। डैट मीन्स संरक्षण का ये एक्सट्रीम लेवल है। अच्छा। जो वोट पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादा परिवर्तन होगा इस बार? मेरी पूरी उम्मीद है कि बंगाल की जनता जाग चुकी है, और अब ममता बनर्जी टिकने वाली नहीं है। अच्छा दादा, आपको क्या लगता है कितने % यहाँ पर रोहिंग्या रहते होंगे अभी फिलहाल में? हम आपको बता रहे हैं, अगर पूरे मुस्लिम को अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पे ऑन पेपर 27% है, लेकिन ऑन पेपर 27% नहीं है, हमारे हिसाब से 40% के आसपास है। अच्छा, जो रह रहे हैं यहाँ पर अवैध रूप से? जी। अच्छा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी बोलती थी कि जब मैं सत्ता पे आ जाऊंगी, जब यहाँ पर CPM की सरकार थी, जब बोलती थी मैं सत्ता पर आ जाऊंगी, और बिल भी फाड़ दिया था संसद में कि इनको घुसपैठियों को बाहर भगा दूंगी, घुसपैठिए भागे नहीं, मतलब यहाँ से बाहर। ये 2004 में जब ये अलायंस में थे बीजेपी के साथ, तो इन्होंने सोमनाथ जो चटर्जी जो थे, जो स्पीकर थे, उनके ऊपर कागज़ फाड़ के फेंका था। अगस्त महीना था, मोस्ट प्रोबेबली 4 अगस्त 2004 इन्होंने कागज़ फाड़ के फेंका था। और इन्होंने फिर बोला था कि अगर मैं सरकार में आऊँगी तो मैं रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से निकालने का काम करूँगी। लेकिन अभी ये उनका वोट बैंक का काम कर रहे हैं, और इनको अभी इनका काम है 10 साल में इन्होंने क्या काम किया है। सिर्फ कॉलेज सारे क्लब्स को 5 लाख रुपया करके डोनेशन दिया है, हर क्लब्स को, ठीक है।
यहाँ पे मुसलमानों को जो ये लोग जो नमाज इसमें होते हैं मौलवी, उन लोगों को 2500 रुपया 2000-2500 रुपया करके भत्ता देती हैं। हमारा यस, और अगर हमारा कहना है कि अगर ठीक है आप अगर किसी धर्म के प्रति इतना ही अगर जागरूक है आप उन, तो हमारा कहने का मतलब है अगर वो अल्पसंख्यक है तो फिर जैन धर्म गुरु को भी मिलना चाहिए, सिख धर्म गुरु को भी मिलना चाहिए। भेदभाव है जी, ऑब्वियसली है।